इस विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन में आप सभी महानुभावों के बीच उपस्थित होने का मुझे भी शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझे बताया गया जैसा कि 3 दिन तक ये सम्मेलन अनवरत रूप से चलेगा, जिसमें सभी हमारे देश और दुनिया के हिमालय राज्यों के प्रतिनिधि, देश दुनिया से आए वैज्ञानिक, शोधकर्ता, हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन और जितनी भी ये समस्याएं जिनका हमने अभी भारत सरकार के हमारे मंत्री आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने उल्लेख किया, आज कार्यक्रम के आयोजक के नाते, संयोजक के नाते प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी ने किया और नितेश जी ने भी बातें रखी हैं। जो भी चुनौतियां आज हमारे सामने हैं उन पर हम बहुत गहनता से विचार विमर्श करेंगे। साथ ही आज जो तकनीकी नवाचार है, अनुसंधान है, डॉक्टर प्रियंका शर्मा, सक्सेसफुल केस स्टडीज। डॉक्टर प्रियंका शर्मा ने अभी भारत सरकार के हमारे मंत्री आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने उल्लेख किया, आज कार्यक्रम के आयोजक के नाते, संयोजक के नाते प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी ने किया और नितेश जी ने भी बातें रखी हैं। जो भी चुनौतियां आज हमारे सामने हैं उन पर हम बहुत गहनता से विचार विमर्श करेंगे। साथ ही आज जो तकनीकी नवाचार है, अनुसंधान है, वैश्विक साझेदारी है, उसको और मजबूत करने के लिए और सुदृढ़ बनाने के लिए ठोस रणनीतियों पर कैसे काम हो, कैसे ठोस रणनीतियां बनाई जाएं, उन सभी पर चर्चा होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सम्मेलन से प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की जानकारियां, सुझाव, समाधान न केवल उत्तराखंड राज्य के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए उपयोगी साबित होंगे। भाइयों बहनों, जब हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय मात्र बर्फीली चोटियों और विस्तृत पर्वतमालाओं का केवल समूह मात्र नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का जीवन स्रोत भी है। इसकी ऊंची चोटियां, विस्तृत ग्लेशियर, नदियां और जैव विविधता से भरपूर वन संपदा हमें न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कराती है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिमालय की विशाल हिमनद प्रणाली न केवल पूरे एशिया के जलवायु मॉडल को नियंत्रित करती है, बल्कि वैश्विक कार्बन चक्र में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परंतु आज जलवायु परिवर्तन, अनियंत्रित विकास, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हिमालय के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। एक प्रकार का असंतुलन पैदा हो रहा है। हम सभी देख रहे हैं कि हिमालय क्षेत्रों में, विशेषकर उच्च हिमालय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। वर्षा की तीव्रता लगातार बढ़ रही है और अप्रत्याशित रूप से क्लाउड बर्स्ट तथा उनके परिणाम स्वरूप भूस्खलन जैसी घटनाएं बार बार घटित हो रही हैं। और बहुत बार तो लगता है कि जो मौसम है वो एकदम से बदल रहा है। जैसे अगर मैं इस वर्ष की बात करूं तो पूरे उत्तराखंड के अंदर अधिकांश स्थानों पर हमने गर्मी का अनुभव ही नहीं किया। बहुत बार ऐसा लगता है कि अभी बरसात का समय नहीं है, लेकिन बरसात होने लगती है। बहुत बार लगता है कि सर्दी होनी चाहिए, सर्दी नहीं होती है। गर्मी होनी चाहिए, गर्मी नहीं होनी चाहिए, गर्मी नहीं होती है। लगातार इस प्रकार से जो मौसम बदल रहा है,
अनेक घटनाएं हो रही हैं, आपदाएं हो रही हैं। मेरा मानना है इन सभी गंभीर चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए वैज्ञानिक संस्थान हैं, हमारे शोधकर्ता हैं, नीति निर्माता हैं, क्षेत्रीय विशेषज्ञ हैं, इन सब के बीच में बहुत मजबूत समन्वय की आवश्यकता है। एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनना बहुत जरूरी है और इस दिशा में जो पिछले 2 वर्षों से तीसरा वर्ष हो गया है, तीसरे 3 वर्षों से लगातार अनवरत रूप से ये जो विश्व आपदा प्रबंधन का सम्मेलन आयोजित हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण सेतु का काम करेगा और अनेक चुनौतियां जो हमारे सामने हैं उन चुनौतियों के समाधान का मार्ग भी प्रशस्त करेगा, क्योंकि इस सम्मेलन में इन गंभीर चुनौतियों का सामना करने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से विभिन्न महत्वपूर्ण सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भी विशेष कार्य किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न प्रकार की आपदाओं से लड़ने के लिए 4P अर्थात प्रिडिक्ट, प्रिवेंट, प्रिपेयर और प्रोटेक्ट मंत्र दिया है। उसी को आधार बनाकर 10 सूत्रीय एजेंडा बनाकर पूरे विश्व में आपदा नियंत्रण पर काम हो रहा है, जिसका एक उत्कृष्ट उदाहरण हमें सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के समय में भी देखने को मिला था। और आज का ही वो दिन है कि सफल सिलक्यारा अभियान के आज 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस अभियान ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा था। आपदा के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे वैज्ञानिकों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए, विशेषज्ञों के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण सिलक्यारा अभियान उनके शोध के लिए भी है, आगे के बचाव कार्यों के लिए भी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके सहयोग से 17 दिनों तक लगातार ये चलने वाला सिलक्यारा टनल का अभियान, उसमें से फंसे हुए 41 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया, जो एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि सफलता थी। बाबा बौखनाथ की कृपा से, वैज्ञानिकों के तकनीकी प्रयोग से और पूरे देश के लोगों की प्रार्थनाओं ने हमारे सामने आई इस कठिन चुनौती को भी एक सफल अभियान के रूप में बदल दिया। और इस अभियान के बाद हमने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में केवल राहत और बचाव कार्य तक ही हमने उसको सीमित नहीं रखा, बल्कि आपदा पूर्व तैयारी, वैज्ञानिक तकनीकों, जोखिम के सटीक आकलन, या आधारित चेतावनियां, प्रणालियों और संस्थागत समन्वय को विकसित करने की दिशा में भी अनेक हमने निर्णायक कदम उठाए हैं। आज हम आपदा से निपटने के लिए आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक उपायों को अपनाने पर विशेष जोर दे रहे हैं। आप सबको पता है कि हम आपदाओं को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उनके रिस्पांस टाइम को कम कर सकते हैं, बचाव के लिए पहले से तैयारी कर सकते हैं। और इस बार जिस प्रकार से पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर और अन्य हिमालयी राज्यों में भी बड़ी आपदा आई, हमें भी 5 अगस्त 2025 से लगातार, चाहे वो सबसे पहले धराली की आपदा हो, सिलक्यारा श्याना चट्टी का एकदम से मलबा आ जाना हो, जनपद चमोली के थराली, चेपड़ो, कुंत्री, धुरमा, ऐसे स्थानों पर, रुद्रप्रयाग जनपद के छेनागाड़ समेत अनेक स्थानों पर, 10-15 स्थानों पर, या पौड़ी जनपद का पीठसेन का क्षेत्र हो, सैंजी गांव हो, या देहरादून में मसूरी हो, माल देवता वाला क्षेत्र हो, हमारा टपकेश्वर महादेव मंदिर के आसपास का क्षेत्र हो, या सीमांत क्षेत्र पिंडारी ग्लेशियर के नजदीक का पौसारी गांव हो, ये सभी गांव, और मैं समझता हूं कि उत्तराखंड का कोई भी स्थान इस बार आपदा से अछूता नहीं रहा है। जहां आपदा के कारण से
जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित न हुआ हो, नुकसान न हुआ हो, सभी पूरे उत्तराखंड के अंदर आपदा आई। लेकिन उसके बावजूद भी एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, हमारी जन हानि भी हुई, पशु हानि भी हुई, तमाम मकान, तमाम सरकारी संरचनाएं, बिजली, केबल की तारें, सड़कें, पुल बुरी तरह से नुकसान हुआ। लेकिन बचाव के लिए हमारे पूरे तंत्र ने जिस प्रकार से काम किया, ये हमारा आपदा के प्रति पहले से ही एक सजगता और पहले से जो तैयारी थी उसके कारण से संभव हो पाया कि हम लोगों को समय पर जो सहायता थी, बचाव था, उसको मतलब ठीक समय से हम कर पाए। मैंने पहले ही कहा कि आपदा का चूंकि उसको रोका जाना अपने हाथ में नहीं है, लेकिन उसके रिस्पॉन्स टाइम को कम करना हमारे हाथ में है। और हमने आपात स्थितियों में तमाम कार्रवाइयाँ की, जैसे रैपिड रिस्पांस टीमें गठित करने के साथ ही ड्रोन सर्विलांस है, GIS मैपिंग है, सैटेलाइट मॉनिटरिंग के माध्यम से भी जो आपदा के जोखिम वाले क्षेत्र हैं उनकी पहचान की शुरुआत की है, जिससे ऐसे जगहों पर विशेष ध्यान दिया जा सके। वहीं दूसरी ओर राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग, वन विभाग, NDRF, SDRF एवं स्थानीय प्रशासन के बीच भी बेहद बेहतर समन्वय स्थापित किया गया, ताकि समय रहते आपदाओं की घटनाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। इसके साथ ही उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र को NRSC और IIRS के साथ समन्वय स्थापित कर नोडल एजेंसी के रूप में अधिक ऊंचाई पर जो स्थित झीलें हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए भी सेंसर लगाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। अभी चूंकि मैं इन आपदाओं के समय में हर उस जगह पर मैंने पहुंचने का प्रयास किया जहां पर आपदा आई, नुकसान हुआ, लोगों के बीच में मैं पहुंचा। मैंने देखा कि बहुत जगह पर जहां लोग, आप बड़े बड़े शहरों में चले जाइए तो वो ये कहते हैं कि शुरू में मैं भी जब आपदा के बाद कुछ दिल्ली गया, अन्य स्थानों पर गया, तो मुझे लोग कहते थे कि अरे उत्तराखंड में भी आपदा आ गई, क्या इसका मतलब कोई अंधाधुंध निर्माण कार्य हुआ है वहां? तो मैं थोड़ा हैरान हो जाता था। मुझे लगता था कि अब इनसे कोई पूछे कि वे आप सैंजी गांव पौड़ी चले जाइए, किसी ने अगर पौड़ी जनपद का भरसार विश्वविद्यालय से आगे का क्षेत्र देखा होगा, कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले, वहां कोई निर्माण कार्य नहीं है जी। असवाल साहब, कोई निर्माण कार्य नहीं। आप पौसारी गांव चले जाइए, बागेश्वर का सीमांत क्षेत्र, उसके आगे जंगली है या आगे ग्लेशियरी है या पर्वत राज है, कोई वहां निर्माण कार्य नहीं है। और धराली में भी कोई ऐसा निर्माण कार्य नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जैसा अभी बता रहे थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि कहीं कहीं निर्माण कार्य ऐसे स्थानों पर हुए होंगे, लेकिन उन स्थानों पर मैं कह रहा हूं कि कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद भी एक प्रकार की एक ही गांव में 10 जगह 15 जगह पर लैंडस्लाइड होता है जहां कोई निर्माण कार्य नहीं है। भवन भी बने हैं तो बहुत पुराने वाले, पुरानी पद्धति के। तो मैंने कहा इसके लिए केवल निर्माण कार्य के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, इसके लिए वो जिम्मेदार हैं, दुनिया के वो देश जिम्मेदार हैं, वो लोग जिम्मेदार हैं